हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल प्राइम साइंस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 8th जीव जनन कैसे करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग भी। इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को डिटेल में समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव को जन्म देते हैं, वह अपनी नई पीढ़ी का निर्माण करते हैं। मतलब जब कोई भी जीव अपनी संतान को जन्म देता है या अपनी नई पीढ़ी का निर्माण करता है, इसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। हम यहाँ पहले डिस्कस करते हैं अलैंगिक जनन क्या है। देखिए, जब नए जीव का जन्म केवल एक संतति के द्वारा होता है, मतलब केवल एक जीव ही नए जीव को जन्म देता है, तो इस प्रकार के जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन में किसी युग्मक का निर्माण नहीं होता है और जो नया जीव जन्म लेता है वह अपने संतति के समरूप होता है, मतलब वह अपने जनक के, अपने पेरेंट्स के समान ही दिखता है। अलैंगिक जनन मुख्य रूप से निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन में नए जीव को जन्म देने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है, मतलब नर व मादा मिलकर के नए जीव को जन्म देते हैं। इस प्रकार के जनन में नर व मादा युग्मक का निर्माण होता है और जो नया जीव जन्म लेता है वह आनुवांशिक रूप से संतति के समान होता है, लेकिन समरूप नहीं होता, मतलब वह देखने में अपने माता पिता से डिफरेंट होता है। इस प्रकार का जनन मुख्य रूप से उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। इसके बाद है अलैंगिक जनन की विधियाँ। जो हमने अलैंगिक जनन पढ़ा है, इसकी कई विधियां होती हैं, तो चलिए एक एक करके हम सभी विधियों को डिस्कस करते हैं। पहली विधि है विखंडन विधि। विखंडन का मतलब होता है विभाजन। इस विधि में एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और नए जीव को जन्म देती है। विखंडन विधि भी दो प्रकार की होती है, द्विखंडन और बहुखंडन। देखिए, द्विखंडन का मतलब है जब जीव दो कोशिकाओं में विभाजित होकर के नए जीव को जन्म देता है, तो इस विधि को द्विखंडन विधि कहते हैं। मतलब कोई एक जीव केवल दो कोशिकाओं में विभाजित होता है तो इसे द्विखंडन विधि कहते हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं अमीबा का। अमीबा एक कोश के जीव है। यह विभाजित होकर के दो नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है और इस प्रकार से दो नए जीवों को जन्म देता है। आगे है बहुखंडन विधि। बहुखंडन का मतलब है बहुत सारे खंड, बहुत सारे टुकड़े होना। देखिए, जब जीव बहुत सारी कोशिकाओं में एक साथ विभाजित होकर नए जीव को जन्म देता है तो इस विधि को हम बहुखंडन विधि कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जो प्लाज्मोडियम है इसमें बहुखंडन विधि के द्वारा जनन होता है। ये एक प्लाज्मोडियम की कोशिका है जिसमें विखंडन के द्वारा एक साथ बहुत सारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं और नए जीव को जन्म देती हैं। ये जो छोटी छोटी आप ग्रीन कलर की यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे, ये कोशिका विभाजित होकर के इन कोशिकाओं को जन्म दिया है, तो यह है बहुखंडन विधि। आगे है खंडन विधि। देखिए, खंडन विधि और विखंडन विधि ये दोनों एक जैसी ही होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो विखंडन विधि है वह एक कोश के जीवों में होती है और जो खंडन विधि है यह बहुकोश के जीवों में होती है। देखिए, इस विधि में सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव विकसित होकर के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और ये टुकड़े विकसित होकर के नया जीव बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखें स्पायरोगायरा का। स्पायरोगायरा में खंडन विधि के द्वारा ही जनन होता है। स्पायरोगायरा जब विकसित हो जाता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और ये छोटे टुकड़े ही फिर विकसित होकर के नए जीव का निर्माण करते हैं।
तो इस तरह से स्पायरोगायरा में खंडन विधि के द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट विधि है पुनर्उद्भवन विधि, मतलब इसे हम पुनर्जनन या रीजनरेशन भी कहते हैं। यहाँ देखिए, इस विधि में जब कोई जीव किसी कारणवश कुछ छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, मतलब एक्सीडेंटली कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, तो उन टुकड़ों में ऐसी कैपेबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता होती है कि वे प्रत्येक टुकड़ा अपने आप को नए जीव में विकसित कर लेता है। एग्जाम्पल देखिए, प्लेनेरिया, जो ये एक जीव है प्लेनेरिया, यदि सपोज एक एक्सीडेंटली कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, जैसा आप यहाँ देखेंगे 3 टुकड़ों में टूट जाता है, तो इसका प्रत्येक टुकड़ा जिसका प्रत्येक सेगमेंट है वो अपने आप को एक नए जीव में विकसित कर लेता है। ऐसी कैपेबिलिटी इन सभी टुकड़ों के अंदर या इन जीवों में होती है। तो इस विधि को हम पुनर्उद्भवन विधि या पुनर्जनन विधि कहते हैं। नेक्स्ट है मुकुलन विधि। देखिए, मुकुलन विधि वह विधि है जिसमें नए जीव का जनन मुकुल के द्वारा होता है। मुकुल जीव के शरीर पर एक उभार जैसी संरचना होती है जिसे हम मुकुल कहते हैं। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम मुकुल कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर के पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है और विकसित होने के बाद अपने जनक जीव से अलग हो जाता है। मतलब जब ये मुकुल वृद्धि करके पूरा विकसित जीव बन जाता है तो अपने जनक जीव जो है उससे अलग हो जाता है और इस तरह से नए जीव का जन्म होता है। तो इस विधि को हम मुकुलन विधि कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा में जनन या यीस्ट में जनन। नेक्स्ट है बीजाणु समासंग। देखिए, कुछ जीवों में बीजाणु धानी बनती है जिनमें बीजाणु होते हैं। जो आप ये गोल बॉल जैसी संरचना देखेंगे इसे हम बीजाणु धानी कहते हैं। इनके अंदर बीजाणु होते हैं। ये बीजाणु गोल आकार के बहुत छोटे छोटी संरचना होती हैं और ये मोटी भित्ति से ढकी रहती हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये बीजाणु विकसित होकर के जीव का निर्माण करते हैं। अनुकूल परिस्थिति का मतलब है जब इनके अनुकूल टेम्परेचर होता है या इनके अनुकूल मॉइस्चर होता है, एयर में नमी होती है, तो ये बीजाणु विकसित हो जाते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस में जनन। राइजोपस में जो जनन है वह बीजाणु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है कायिक जनन। देखिए, कायिक जनन पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन है। पौधों में 2 तरह का जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो जब पौधों में अलैंगिक जनन होता है तो उसे हम कायिक जनन कहते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं जब पौधे का निर्माण उनके कायिक भाग के द्वारा होता है। कायिक भाग क्या है? जैसे तना, जड़ या पत्तियां। इन कायिक भागों के द्वारा जब नए पौधे का जन्म होता है तो हम इसे कायिक जनन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे तने के द्वारा आलू का जनन होना, या जड़ के द्वारा शकरकंदी का जनन होना, या कटिंग के द्वारा गुलाब का पौधा तैयार करना। और इसके एग्जाम्पल्स यदि हम देखें और भी, तो जड़ के द्वारा डहेलिया में जनन होता है, तने के द्वारा अदरक और आलू में जनन होता है, और पत्तियों के द्वारा जनन ब्रायोफाइलम, मतलब जो पत्थर चटा का पेड़ होता है उसमें पत्तियों के द्वारा जनन होता है। जैसा आप इस चित्र में देखेंगे, यहाँ जो ये पत्ता है, इस पत्ते के ऊपर ही नया पौधा उगने लगता है। तो इस प्रकार के जनन को हम कायिक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। देखिए, इस विधि में किसी भी पौधे के शाखा के सिरे की कोशिकाओं को लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है और धीरे धीरे जब ये कोशिकाएं विभाजन के द्वारा नई बनती हैं तो कोशिका गुच्छ बन जाता है। मतलब बहुत सारी कोशिकाओं का एक जाल बन जाता है जिसे हम कोशिका गुच्छ या कैलस कहते हैं। जब इस कैलस को हम हार्मोन मीडियम में रखते हैं तो इन कोशिकाओं से पौधों के अंग विकसित होने लगते हैं, जैसे जड़, तना और पत्तियां। इसके बाद इन विकसित हो चुके पौधों को हम मिट्टी में रोपित कर देते हैं और इस तरह से हम नए पौधे उगा सकते हैं। इस विधि को हम उत्तक संवर्धन विधि या टिश्यू कल्चर कहते हैं। कायिक जनन विधि के क्या क्या लाभ हैं, इस तरह से यदि हम पौधे उगाएं तो ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। देखिए, सबसे पहले बिना बीज वाले पौधे उगा सकते हैं, मतलब जिन पौधों के बीज नहीं हैं, जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता, उनको हम इस विधि के द्वारा उगा सकते हैं।
जो नए पौधे होते हैं वो जनक के समान ही रहते हैं, मतलब देखने में वो अपने जनक पौधे के समरूप होते हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं होता। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है, मतलब ऐसे फल, ऐसी वैरायटी के फल तैयार कर सकते हैं जिनमें बीज ना हो। और कायिक जनन के द्वारा पौधे उगाना कंपेरेटिवली सस्ता होता है, मतलब लैंगिक जनन से सस्ता इस तरह से पौधे का उगाना होता है। तो इस तरह से कायिक जनन हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये थी अलैंगिक जनन की विधियां। अब हम आगे समझेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है और पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखिए, लैंगिक जनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने को हम निषेचन कहते हैं। पौधों में लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा होता है, क्योंकि पुष्प या फूल पौधे का जनन अंग होता है। किसी भी पौधे में दो तरह के फूल होते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। जो एक लिंगी फूल है, इसका मतलब है जिस फूल पर केवल एक लिंग हो, या तो स्त्री केसर मतलब फीमेल पार्ट हो, या केवल पुंकेसर मेल पार्ट हो। ऐसे पौधों को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जो पपीता का फ्लावर है या तरबूज का जो पुष्प है उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प ऐसा पुष्प जिसपे स्त्री केसर मतलब फीमेल और मेल दोनों ही पार्ट एक सेम फ्लावर पर होते हैं, उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे सरसों का फूल या गुड़हल का फूल, ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं। अब हम देखेंगे पुष्प की संरचना। एक जो फ्लावर होता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन सभी पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं। तो देखिए, जो सबसे बाहरी पार्ट होता है किसी भी पुष्प का, जो उसका बेस होता है, ग्रीन कलर की जो ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसे हम बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल के अलावा जो दूसरा पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट होता है फूल का, उसे हम पंखुड़ी कहते हैं। पंखुड़ी के अलावा जो यहाँ पर हम ये वाला पार्ट देखेंगे और ऊपर जो ये येलो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से जो येलो स्ट्रक्चर है, इसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश ऐसा स्थान होता है फूल के अंदर जिसमें अंदर नर जनन कोशिकाएं मतलब परागकण उपस्थित होते हैं। ये परागकोश तंतु के द्वारा इस पौधे के बेस से जुड़े रहते हैं। ये तंतु और परागकोश मिलकर के पूरा पुंकेसर भाग बनाते हैं, मतलब फूल का मेल पार्ट बनाते हैं। इसके अलावा पुष्प में होता है स्त्री केसर भाग। देखिए, स्त्री केसर में सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, उसके नीचे होता है वर्तिका और नीचे अंडाशय। ये वाला पार्ट अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर जहाँ मादा जनन कोशिकाएं होती हैं, इन मादा जनन कोशिका वाले पार्ट को हम बीजांड कहते हैं, जिसमें मादा युग्मक होते हैं। इसके बाद चलिए अब पढ़ते हैं किसी भी फ्लावर में बीज निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे वहाँ पर बीज का निर्माण होता है। देखिए, जो पराग कोश है, मतलब जो मेल पार्ट है, वहाँ पर जो पराग कण बनते हैं, वे पराग कण हवा, पानी या किसी इंसेक्ट के द्वारा जब उसी फूल के वर्तिकाग्र मतलब स्त्री केसर भाग पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं, और जब किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। देखिए, परागण क्या है? पुंकेसर से पराग कणों का स्त्री केसर तक आना ही परागण कहलाता है। यदि द्विलिंगी पुष्प है और उसी के पुंकेसर से उसी के स्त्री केसर पर पराग कणों का परागण होना है तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं। और यदि एक फूल के स्त्री के पुंकेसर से दूसरे फूल के स्त्री केसर पर ये परागकण जाते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं। परागण होने के बाद जब ये स्त्री केसर पर पहुंचते हैं परागकण, तो यहाँ पर एक नलिका वर्तिका के अंदर विकसित होती है जिसे हम पराग नली कहते हैं। इस पराग नली के द्वारा ये जो नर जनन कोशिका है ये बीजांड तक पहुंच जाती है। अंडाशय में नर और मादा युग्मक का निषेचन होता है, आपस में दोनों जुड़ जाते हैं और युग्मनज से
यहाँ पर इस प्रकार युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है और जो बीजांड है वह कठोर आवरण विकसित करके बीज बन जाता है। जो पुष्प का अंडाशय का भाग है वह पूरा फल में बदल जाता है और फूल के जो अन्य भाग हैं वह सूखकर झड़ जाते हैं। आप इसको देखिए, इस चित्र की सहायता से अच्छे से समझिए। जब परागण के द्वारा ये परागकण यहाँ पर आते हैं वर्तिकाग्र पर, तो यहाँ पर एक नली बन जाती है, पराग नली, जो ऑरेंज कलर के आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस पराग नली के द्वारा ये परागकण यहाँ मादा कोशिका तक पहुँच जाते हैं और मादा युग्मक के साथ जुड़ करके निषेचन होता है। निषेचन से युग्मनज बनता है और युग्मनज से यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। और जो ये बीजांड है, ये बीजांड एक हार्ड कवर में, एक हार्ड लेयर में विकसित होकर के बीज बनाता है और ये पूरा का पूरा जो अंडाशय वाला पार्ट है, ये अंडाशय फल में बदल जाता है और ये ऊपर का जो पार्ट है वर्तिकाग्र, ये सूख करके ब्लैकिश होकर के झड़ जाता है। तो इस तरह से पुष्प में बीज का निर्माण होता है। इस फल में से बीज को निकाल करके मिट्टी में बोया जाता है, वहाँ पर नया पौधा तैयार हो जाता है। इस तरह से पौधों में लैंगिक जनन संपन्न होता है। पौधों में लैंगिक जनन समझने के बाद अब हम समझते हैं मानव में जनन। मानव में जनन कैसे होता है और इसमें कैसे जनन तंत्र यूज होते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं मानव में जो जनन है वह लैंगिक जनन होता है। जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंडाणु का निर्माण शुरू हो जाता है तो इस अवधि को हम यौवनारंभ कहते हैं। मतलब इस एज को हम एडोलेसेंस की एज कहते हैं। देखिए, जब नर या मादा में 10 से 12 साल की आयु में उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है और मादा के अंदर जो अंडाणु हैं उनका विकसित होने की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाती है। इस अवस्था को हम यौवनारंभ कहते हैं। यौवनारंभ में कुछ परिवर्तन हमें नर व मादा में देखने के लिए मिलते हैं। वो क्या क्या हैं? लड़कों की यदि हम बात करें तो लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकलने लगती है, उनकी जो आवाज़ है वो चेंज होने लगती है, वो फटने लगती है और उनके जो जनन अंग हैं उन पर हेयर ग्रोथ्स होने लगती है। उनके अंडर आर्म्स में भी हेयर ग्रो होने लगते हैं। यदि बात करें मादा की, लड़कियों की, तो लड़कियों में जो उनके स्तन हैं उनके आकार में वृद्धि होने लगती है। उनमें रजोधर्म मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना स्टार्ट हो जाता है और उनके जो जनन अंग हैं, उनके जो अंडर आर्म्स एरियाज हैं, उनमें भी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चेंजेज होती हैं यौवनारंभ के परिवर्तन के दौरान। मानव में जो जनन है इसमें 2 तंत्र इन्वॉल्व होते हैं, एक नर जनन तंत्र, दूसरा मादा जनन तंत्र। तो चलिए दोनों को एक एक करके यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला है नर जनन तंत्र। यदि हम नर जनन तंत्र की बात करें तो नर जनन तंत्र में एक जोड़ी वृषण होते हैं जो उदर गुहा के नीचे स्थित होते हैं। वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है और वृषण के ऊपर जो वृषण ग्रंथि है इसमें शुक्राणु का स्टोर होता है। इसके बाद इसमें शुक्रवाहिनी होती है, एक सिसन, मूत्रमार्ग और कुछ संबंधित ग्लैंड्स जैसे शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ये सब अंग मिलकर के नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। इन सभी अंगों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। तो एक बार इन सभी अंगों के कार्य समझते हैं। सबसे पहले है वृषण। वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित रहते हैं। इसमें तापमान शरीर से कम रहता है क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान ही आवश्यक होता है। वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है जो शुक्राणु निर्माण और यौवनारंभ के लक्षणों को नियंत्रित करता है। उसके बाद है शुक्रवाहिनी। ये शुक्रवाहिनी जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण में, उनको वृषण से लेकर सीसन तक लाने का काम करती है, मतलब उनको एक रास्ता उनके लिए बनती है। नेक्स्ट है मूत्र मार्ग। जो मूत्र मार्ग है यह मूत्र तथा वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। इसके द्वारा यूरिन और सीमेन दोनों ही बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है संबंधित ग्रंथियां। देखिए जो एसोसिएट ग्लैंड्स हैं
जैसे शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, ये अपना जो सीक्रीशन है उसको शुक्रवाहिनी में डालते हैं। इससे शुक्राणु को तरल मीडियम मिल जाता है, मतलब उसे चिकनाई मिल जाती है, जिससे वो आसानी से स्विम कर सकता है और उसको मूव करने में आसानी रहती है। यह माध्यम पोषण प्रदान करता है, इससे जो शुक्राणु हैं उनको अपना पोषण, अपना भोजन भी मिल जाता है। और ये सीक्रीशन स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन बनाता है, वीर्य बनाता है। नर जनन तंत्र के बाद दूसरा मादा जनन तंत्र होता है। देखिए, मादा जनन तंत्र में जो अंग होते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है अंडाशय। गर्भाशय के राइट और लेफ्ट साइड दोनों में जो ये गोल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है अंडाशय। अंडाशय के बाद बीच में ये वाला पार्ट गर्भाशय होता है। गर्भाशय के मुंह को, जो इसकी ओपनिंग है, उसे ग्रीवा कहते हैं। और ग्रीवा जहाँ पर स्किन पर आउटर पार्ट पर ओपन होती है, उस पार्ट को हम योनि कहते हैं। इसके अलावा गर्भाशय को अंडाशय से जोड़ने वाला जो रास्ता है, जो ये ट्यूब्स हैं, इन्हें हम अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इन सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। चलिए इन कार्य को एक एक करके हम यहाँ समझते हैं। सबसे पहले बात करें अंडाशय की, तो अंडाशय मादा युग्मक का निर्माण करता है, मतलब जो अंड कोशिका बनती है, जिसे हम अंडाणु या ओवम कहते हैं, वह अंडाशय के अंदर ही विकसित होती है। लड़की के जन्म के समय हजारों अपरिपक्व अंड कोशिकाएं होती हैं। यौवनारंभ के बाद हर महीने एक अंड कोशिका विकसित होती है और वह अंडवाहिनी के द्वारा गर्भाशय तक आती है। अंडाशय में दो मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी होता है, जो अंडाशय के विकसित होने को और जो यौवनारंभ के जो परिवर्तन है उसको नियंत्रित करता है। अंडवाहिनी का कार्य होता है अंडाशय द्वारा उत्पन्न जो अंड कोशिका है उसे गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। और जो अंडवाहिका है, अंडवाहिका में ही अंडाणु व शुक्राणु आपस में मिलते हैं, मतलब जो अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन है वह भी अंडवाहिका में ही होता है। गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है, यहाँ पर शिशु का विकास होता है। नेक्स्ट है, क्या होता है मादा जनन तंत्र में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब अंड निषेचित हो जाता है। देखिए, निषेचित अंड को युग्मनज कहते हैं। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, निषेचन प्रक्रिया होती है, तो अब इस अंड को युग्मनज कहा जाता है। यह गर्भाशय में रोपित हो जाता है। इसके पश्चात युग्मनज में कोशिका विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण धीरे धीरे शिशु में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक विशेष उत्तक डेवलप होता है, एक विशेष उत्तक बनता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए, प्लेसेंटा ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझिए। यह एक विशिष्ट उत्तक है जो गर्भाशय की झिल्ली से जुड़ा रहता है। यह भ्रूण को माँ के रक्त से भोजन व ऑक्सीजन देता है। वह जो भ्रूण का अपशिष्ट पदार्थ है उसे वापस माँ के रक्त तक लाता है। इसको आप यहाँ पर देखिए, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यहाँ पर नर के द्वारा स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं, तो ये स्पर्म स्विम करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं गर्भाशय की तरफ, और गर्भाशय से होते हुए ये अंडवाहिकाओं में चले जाते हैं। अंडवाहिकाओं में यहाँ पर अंडाशय से जो अंड कोशिका आती है, ये स्पर्म उससे जाकर मिलते हैं। इस प्रकार जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। जब निषेचन के बाद ये युग्मनज यहाँ पर बाहर की तरफ आते हैं अंडवाहिनी के द्वारा, और यहाँ इस झिल्ली में जो रेड कलर की आप झिल्ली देख रहे हैं, इस झिल्ली में यहाँ पर धंस जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर कोशिका विभाजन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ इस झिल्ली और भ्रूण के बीच में एक जो उत्तक डेवलप होता है, टिश्यू जो बनता है, उसे ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। इस प्लेसेंटा का काम, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, ये मादा के शरीर से भोजन और ऑक्सीजन यहाँ शिशु तक पहुँचाता है और इस शिशु के जो मलमूत्र हैं, इसके अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनको वापस मादा के रक्त में ला करके छोड़ देता है। यह इस प्लेसेंटा का काम होता है। तो ये चेंजेज होते हैं जब अंड निषेचित
होने लगता है और भ्रूण बनने के बाद 9 महीने तक ये शिशु का विकास यहाँ पर होता है और 9 महीने के बाद ये मादा शिशु को जन्म देती है। उसके बाद है जब अंड निषेचित नहीं होता है। देखिए, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो निषेचन तभी होगा, अदरवाइज निषेचन नहीं होता है। तो जब निषेचन नहीं होता है तो उस कंडीशन में मादा जनन तंत्र के अंदर क्या होता है। देखिए, हर महीने गर्भाशय की भित्ति मांसल व स्पंजी हो जाती है, लेकिन जब निषेचित अंड गर्भाशय को प्राप्त नहीं होता है तब यह भित्ति टूटकर योनि मार्ग से रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए, जब यहाँ पर इस अंड का निषेचन नहीं होता है तो जो ये एक लेयर डेवलप हुई है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये रेड कलर की जो आप लेयर देखेंगे, ये लेयर यदि निषेचित अंडा यहाँ पर नहीं आता है तो यह लगभग 28 दिनों के बनने के 28 दिनों के बाद टूट जाती है और ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में यह योनि के द्वारा बाहर निकल जाती है और अगले महीने दोबारा ये लेयर डेवलप होती है और यहाँ पर निषेचित अंड का वेट करती है। तो जब ये म्यूकस और ब्लड बाहर निकलता है तो इसे ही रजोधर्म, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। 45 से 50 की उम्र में अंडाशय में अंडा बनना बंद हो जाता है, जिसके कारण रजोधर्म भी बंद हो जाता है और इस अवस्था को हम रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। तो इस प्रकार जो मानव में जनन है वह संपन्न होता है। इसके बाद है जनन स्वास्थ्य। देखिए, जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित जो भी आयाम है, जैसे सामाजिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य या व्यवहारिक स्वास्थ्य। जब ये सभी स्वास्थ्य एकदम से अच्छे होते हैं, ये सभी आयाम एकदम करेक्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जनन रूप से स्वस्थ व्यक्ति है। रोगों का लैंगिक संचरण। देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या हैं? कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक पार्टनर से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ऐसी ही बीमारियों को लैंगिक संचरण रोग कहते हैं। जैसे जीवाणु जनित रोग हैं, गोनेरिया, सिफिलिस आदि, या फिर विषाणु वायरस के द्वारा होने वाले रोग जैसे मस्सा वार्ट या HIV एड्स। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान एक साथी से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट है गर्भरोधन। गर्भरोधन क्या है? तो देखिए, गर्भधारण का रोकना ही गर्भरोधन कहलाता है। गर्भरोधन के प्रकार क्या क्या हैं, कंट्रासेप्टिव मेथड्स क्या क्या हैं जिनसे गर्भरोधन को या गर्भधारण को रोका जा सकता है। देखिए, सबसे पहला है यांत्रिक अवरोध, फिजिकल बैरियर। इसके एग्जाम्पल हैं कंडोम और सर्वाइकल कैप का यूज करना। यदि कंडोम या सर्वाइकल कैप का यूज करते हैं तो जो शुक्राणु रिलीज होते हैं उन्हें अंड कोशिका तक पहुंचने से रोक दिया जाता है, क्योंकि ये जो कंडोम है और सर्वाइकल कैप है ये दोनों के बीच में एक फिजिकल बैरियर का काम करता है। तो इस तरह से जब शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंचता है तो गर्भधारण भी नहीं होता है। नेक्स्ट है रासायनिक तकनीक। जो केमिकल मेथड्स हैं इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं, बहुत सारे इंजेक्शंस होते हैं जिनका यूज करके जो मादा के अंदर हार्मोन का बैलेंस है उसे डिसबैलेंस कर दिया जाता है और जो मादा के अंदर अंड विकसित होता है उसे विकसित होने से रोक दिया जाता है, जिसके कारण गर्भधारण नहीं होता। लेकिन रासायनिक जो मेथड्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं, इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है IUCD मेथड। IUCD मेथड्स का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। गर्भ के अंदर जैसे कॉपर टी या फिर लूप कुछ समय के लिए इंसर्ट कर दिया जाता है, गर्भ के अंदर उसे रख दिया जाता है गर्भाशय के अंदर। ऐसा करने से वहाँ पर जो गर्भ है या जो भ्रूण है उसका विकास नहीं हो पाता है और गर्भधारण नहीं होता। तो इस तरह से भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है शल्य क्रिया। शल्य क्रिया दो तरह की होती है। यदि हम पुरुषों के केस में देखें तो मेल में जो शुक्रवाहिनी है,
शुक्रवाहिनी को बंद कर दिया जाता है और शुक्राणुओं का स्थानांतरण को रोक दिया जाता है। यहाँ देखिए जो इस शुक्रवाहिनी है जो वृषण से शुक्राणुओं को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बाहर तक लाती है, तो इस शुक्रवाहिनी को रोक दिया जाता है। जब ये शुक्रवाहिनी ये रास्ता बंद हो जाता है तो जो शुक्राणु है वो बाहर नहीं आ सकते हैं और इस तरह से गर्भधारण होने से रोक दिया जाता है। नेक्स्ट है नलबंदी। महिलाओं के अंदर जो अंडवाहिनी है उस अंडवाहिनी को बंद कर दिया जाता है, जिससे शुक्राणु अंडे तक जाने से रुक जाते हैं। इसको यदि आप देखें तो यहाँ देखिए जो ये अंडवाहिनी है ये फैलोपियन ट्यूब है, इन फैलोपियन ट्यूब को यहाँ पर ऑपरेट करके बंद कर दिया जाता है, जिससे जो है शुक्राणु हैं वो यहीं पर रुक जाते हैं, वह अंदर अंड कोशिका तक नहीं जा पाते हैं और इस तरह से गर्भधारण नहीं होता है। तो यह है चैप्टर 8 जिसमें हमने जनन और जनन के प्रकारों को डिटेल में डिस्कस किया है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम साइंस को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।